हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस पार्ट में विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग पे हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रहनी चाहिए कि इसके ऊपर हमको ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है ना देखने मिलता है स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर, बल्कि एयर कॉलम्स में हमको लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव ये देखने मिलते हैं। ओके, अब स्ट्रेच स्ट्रिंग में होता क्या है, हम लोग वायर जो होता है, वायर है ना, वायर यानी स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसको अपन टेंशन में रखते हैं है ना। टेंशन यानी उसको वजन लगाते हैं। ओके, अब ये टेंशन डायरेक्टली तुम फोर्स लिख सकते हो, ये टेंशन को अपन टी या फिर mg भी लिखेंगे है ना। m इज मास ऑफ वेट है ना, मास ऑफ वेट जो अपन ने वायर पे लगाया है और उसको जिसकी वजह से हम लोगों ने स्ट्रेच किया है, टाइट किया है। ठीक है, यानी सिचुएशन को अगर इमेजिन करना है ना, तो ऐसा तुम इमेजिन करो, सपोज हमारे पास में एक ऐसा वायर है, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे ना एक पुली लगाया हुआ है। ओके, और ये वायर के एंड में अपन ने एक पैन लगाया, पैन है ना, और इसके अपन अंदर वजन भरेंगे और ये वजन है m kg के, समझ में आया, जिसकी वजह से स्ट्रिंग हो जाएंगी टाइट। ओके, टाइट हो जाएगी तो इसके अंदर जो वेव सेटअप होंगी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव सेटअप होंगी। ठीक है, फिर ये वायर है ना, सबसे सिंपलेस्ट फ्रीक्वेंसी से जब वाइब्रेट करेगा तो उसमें एक लूप रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे तीन सिचुएशंस बनाता हूं। एक वायर जो ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड। ठीक है, फंडामेंटल मोड में एंड में नोड और बीच का जो होता है वो एंटी नोड होता है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स जो है, लूप्स वो एक बनते हैं है ना, एक लूप बनता है। फिर ना दूसरा सिचुएशन होता है, सेम वायर है, इसके ऊपर दो लूप बने, इस तरीके से एन एन एन, यानी एंटी नोड, सॉरी नोड नोड, और ये हो गए दो एंटी नोड्स। इसको हम लोग सेकेंड मोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो लूप्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो होती है 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू। 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू, एक एक टर्म करके समझाऊंगा। देखो, L यानी क्या है, ये लेंथ है ना, L इज लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, T इज टेंशन इन वायर। एक तो डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं तो फिर M दिया रहेगा, mg से करके तुमने टेंशन निकाल लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, क्लियर। अब जब सेकेंड मोड में आएंगे, सेकेंड मोड की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी N2, दैट इज 2 टाइम्स NF। इस NF को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आती है 2NF। 2 टाइम्स NF आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। तो याद रखो, स्ट्रेच स्ट्रिंग में फर्स्ट ओवरटोन कितना होता है, 2NF होता है, और उसमें लूप्स भी दो होते हैं। ठीक है, तीसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, मेरा सजेशन है ड्रॉ करके रख लो। इसमें 3 लूप रहेंगे,
नोड 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 नोड, एंटीनोड एंटीनोड एंटीनोड, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन थर्ड मोड, ठीक है। थर्ड मोड में लूप्स कितने रहेंगे? 3, है ना। थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी N3, वो रहेगी 3NF, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, या फिर सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो। तो यहां पे एक बात ध्यान में रखने लायक ये है, पहली चीज वो ये, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखो कि भाई हम लोग जो म्यू लिख रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज एरिया इनटू रो, या फिर पाई आर स्क्वायर इनटू रो, है ना। मैंने म्यू बता दिया है, म्यू क्या है हमारा? मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। इसका दूसरा नाम भी है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। आर इज रेडियस ऑफ वायर, वायर का रेडियस, ये बहुत छोटा रहेगा, ये जो वायर है ना इसका रेडियस बहुत बारीक रहेगा, बहुत कम, है ना। एंड व्हाट इज रो? मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम मास डेंसिटी, या वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। याद रखो किसको कैसे पहचानना है। इसका जो यूनिट रहेगा ये रहेगा केजी पर मीटर, और इसका यूनिट रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, है ना। सीजीएस में रहा तो ये रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसका रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर? तो ये वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोग लिख सकते कि NF इज ऑल्सो इक्वल टू, ये फॉर्मूला काफी बार यूज हुआ था PYQ में, 1/2LR स्क्वायर रूट ऑफ T बाय पायरो। ये फॉर्मूला भी याद रखना, है ना। आर यानी रेडियस है, जैसे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। क्लियर? अब इसके अंदर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक और चीज मदद करेगी, वो ये है सेम मटेरियल बोला तो रो कांस्टेंट, यानी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। यानी दो वायर्स जब अपने को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना होता है तो दो वायर्स में सेम मटेरियल बोलते हैं, सेम मटेरियल में डेंसिटी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट याद रखना, ओके। तो ये याद रखो सेम मटेरियल के लिए, ओके। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन तुम लोग अगर PYQ सॉल्व करोगे इस चैप्टर का तो तुमको ध्यान में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे आए, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे यूज किया गया। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो नोट डाउन कर लो, ओके। अब लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब इसमें फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ लेंथ कहते हैं, वो ये कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। या फिर N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। ये हो गया फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ लेंथ। दूसरा है सेकेंड लॉ विच इज लॉ ऑफ टेंशन, N is directly proportional to tension, N1 upon N2 is root T1 upon T2, है ना। तो टेंशन चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लेंथ चेंज होने से भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कुछ बुक्स में, कुछ MCQ क्वेश्चन में तुमको ये वाइब्रेटिंग लेंथ भी दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब ही लेंथ होता है, ओके। एंड तीसरा जो होता है थर्ड लॉ विच इज लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी में याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू, है ना, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, ठीक है। तो N1 अपॉन N2 इज रूट μ2 अपॉन μ1, या फिर रूट ρ2 अपॉन ρ1, है ना।
एक और चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा याद रख लो कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जनरली ये जब कंसेप्ट आता है तो सेम मटेरियल ये शब्द दिखता ही है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। कौन सा वर्ड दिखता है? सेम मटेरियल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 इज r2 अपॉन r1। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को जो वेरीफाई करते हैं हम लोग, जिस मेथड से वेरीफाई करते हैं उस मेथड का नाम है सोनोमीटर। तो सोनोमीटर वाले क्वेश्चन में हम लोग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉस को वेरीफाई करते हैं, मतलब लॉस वेरीफाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है सोनोमीटर। अब सोनोमीटर में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l वाले। तो यहां से अपन लिख सकते हैं n1 इज टू n2 इज टू n3 इज 1/l1 इज टू 1/l2 इज टू 1/l3। ऐसे क्वेश्चन आए थे। ओके, L1 L2 L3 ये 3 पार्ट्स के लेंथ है। वायर का जो टोटल लेंथ होता है उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पे ऐसे ब्रिजेस रखते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिजेस। ठीक है, तो ये ब्रिज क्या करता है? वायर को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो 3 पार्ट की लेंथ रहेंगी और हर पार्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रहेंगी, वो ये फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसके अंदर एक और चीज याद रखो कि तीनों पार्ट की लेंथ की एडिशन वायर की लेंथ आती है ना। तो अगर मैं लिखूं n1 अपॉन n nf, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? l अपॉन l1। कैसे लिखा ये मैंने? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, पहला लॉ यूज किया। तो पहले पार्ट की फ्रीक्वेंसी n1 अपॉन पूरे वायर की फ्रीक्वेंसी nf इक्वल टू पूरे वायर का लेंथ l, पहले पार्ट का लेंथ l1। या फिर ऐसा भी आ सकता है n1 अपॉन n2 इज l2 अपॉन l1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिख के रख लो। ओके, फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। तो बीट्स कब सुनाई देते हैं? याद रखो, जब सुपरपोजिशन होता है दो साउंड वेव्स का जिनके एम्पलीट्यूड कैसे हैं? सेम, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड सेम, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उस केस में जो साउंड का इंटेंसिटी सुनाई दे रहा है, यानी देखो इधर से इमेजिन करो, ये सिचुएशन विजुअलाइज कराता हूं। इधर से एक साउंड वेव आ रहा है, इधर से एक साउंड वेव आ रहा है। ठीक है, दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है ना, यानी दोनों सेम तरीके के गिटार से आ रहे हैं। गिटार से लेट अस अज्यूम 2 गिटारिस्ट है, बस एक के गिटार के कॉर्ड्स थोड़े लूज है, तो सा वो भी बजा रहे हैं, सा ये भी बजा रहे हैं, बस दोनों के फ्रीक्वेंसी में थोड़ा फर्क है। तो ये दो साउंड वेव जब हमारे पास में आएंगी, कानों पे गिरेगी, तो जो साउंड रहेगा इफेक्टिव साउंड, उसमें पीरियोडिक वेरिएशन रहेंगे उसके इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी थोड़ा सा साउंड तुमको ज्यादा सुनाई देगा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम। इसको बोलते हैं अपन फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। ठीक है, और जिस जगह पे साउंड का इंटेंसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे साउंड का इंटेंसिटी कैसा रहेगा? मैक्सिमम, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। ओके, जिस वक्त उसका इंटेंसिटी मिनिमम रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वैनिंग। ठीक है, अब वैक्सिंग कब कब होता है? तो याद रखो, वैक्सिंग होता है t इक्वल टू 0 पे, है ना, 1 अपॉन n1 माइनस n2 पे, 2 अपॉन n1 माइनस n2 पे, 3 अपॉन n1 माइनस n2 पे। ये टाइम पे वैक्सिंग होता है। ठीक है, और वैनिंग कब कब होता है? 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में n1 माइनस n2, 3 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2, 5 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। ये टाइम पे वैक्सिंग और वाइनिंग होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये वैक्सिंग वाइनिंग के कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बीट पे। बीट क्या होता है? देखो, हमने देखा कि पहला वैक्सिंग हो रहा है 0 पे और अगला वैनिंग हो रहा है ना। 0 के बाद में जो टाइम आता है वो आता है 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में n1 माइनस n2, और फिर बाद में आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2, है ना।
n1 पहले साउंड की फ्रीक्वेंसी, n2 दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी, फिर आएगा 3/2 इंटू n1 माइनस n2, और फिर आएगा 2/n1 माइनस n2। ठीक है, तो ये वो टाइम है जहां पे वैक्सिंग हो रहा है ना, ये वो टाइम है जहां पे क्या हो रहा है, वैक्सिंग। ठीक है, और ये वो टाइम है जहां पे वैनिंग हो रहा है। ठीक है, ये वो टाइम है जहां पे वैनिंग हो रहा है। तो ये जो है एक वैक्सिंग और एक वैनिंग, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं बीट। एक बीट यानी क्या, एक वैक्सिंग प्लस एक वैनिंग, है ना, वन वैक्सिंग एंड सक्सेसिव। सक्सेसिव यानी उसी के बाद की वैनिंग, ये वाली वैनिंग नहीं, ये वैक्सिंग के लिए ये वाली वैनिंग, ये वैक्सिंग के लिए ये वाली वैनिंग, दैट इज नोन एज वन बीट। ठीक है, क्लियर। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी यानी क्या, जिस फ्रीक्वेंसी के से तुमको बीट सुनाई दे रही है, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड, है ना, इसका जो फॉर्मूला है n, दैट इज मॉड ऑफ n1 माइनस n2। वी डोंट नो n1 बढ़ा है कि n2 बढ़ा है, n1 बढ़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, n2 बढ़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड ले लिया तो आंसर फाइनली पॉजिटिव आएगा, है ना, क्लियर विद दिस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स यानी क्या, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और वैनिंग इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। और टाइम पीरियड ऑफ बीट्स का फॉर्मूला है 1/mod ऑफ n1 माइनस n2, याद रखना। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ बीट्स। बीट का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी, याद रखना, ये याद लिख के रख लो। अननोन फ्रीक्वेंसी अगर डिटरमाइन करना है तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स टू डिटेक्ट पॉइजनस गैसेस इन माइंस। कैसे है वो हमारे अब सिलेबस में नहीं, थ्योरी क्वेश्चन आएगा भी, तो याद रखना, है ना। टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी, टू डिटरमाइन पॉइजनस गैसेस इन माइंस, दोनों के लिए क्या यूज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट, वैक्सिंग एंड फाइलिंग प्रॉब्लम्स, फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क प्रॉब्लम्स। हाँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आए थे तो मैंने वो एक क्वेश्चन इंक्लूड किया, कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क ए हैज फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, when it is sounded with tuning fork B, we hear 4 beats per second. When prongs of tuning fork B चाहिए था यहाँ पे are filed and it is sounded again with tuning fork A, we hear 3 beats per second. Okay, find the frequency of tuning fork B, है ना। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 आए थे पिछले साल, तो उसके एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। ये A ट्यूनिंग फॉर्क है, ये बी ट्यूनिंग फॉर्क है ना। ये ए की जो फ्रीक्वेंसी है ये 250 हर्ट्ज है। जब इन दोनों को साथ में बजाया तो कितनी बीट्स मिल रही, 4, यानी दोनों के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है, 4। मतलब बी की फ्रीक्वेंसी एक तो 254 हो सकती है या फिर 246 हो सकती है। 254 रहेगी ऐसा नहीं, 246 भी हो सकती है, वी डोंट नो। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छा है, अपने को पता है आंसर ये दो में से ही एक रहेगा और कोई नहीं रहेगा, 50-50 पहले ही अप्लाई हो गया। तो देखो 250 254 कितने बिट्स मिल रहे हैं, 4। 250 246 कितने बिट्स मिल रहे हैं, 4। मतलब बी का फ्रीक्वेंसी एक तो 254 है ना, तो 256 है। ओके, अब मैं जो शॉर्टकट तुमको बताने जा रहा हूं उसमें याद रखो, वैक्सिंग नहीं, अगर वैक्स अप्लाई किया तो नेगेटिव, फाइलिंग किया तो पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, इसके ऊपर वैक्स घस दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो नेगेटिव याद रखना। ओके, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये बीट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और उसको फाइलिंग कर दिया। फाइलिंग यानी पता है कि क्या होता है, तुमने बचपन में तुम्हारी पेंसिल को ऐसा कटर से अगर छिलाएगा तो तुम एक्चुअली क्या कर रहे थे, उसको फाइल, तो इसके प्रॉन्ग्स को बारीक किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है,
ये कंसेप्ट याद रखना, वैक्स अप्लाई किया तो नेगेटिव, फाइल किया तो पॉजिटिव। अब टेक्निक में बताने जा रहा हूं, शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है तुमको, ठीक है। देखो यहां पे ए लिखेंगे, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज, वो लिखेंगे। मैंने PYQ ऐसे ही सॉल्व किया था, यही मेथड से। इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, ऐसा बनाने का, ट्री डायग्राम, ट्री बनाने का। अब जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो +4 -4 हो सकती है। +4 किया मतलब क्या हो जाएगी 254 हर्ट्ज, -4 किया तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी 246 हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या करो, यहां पे है ना, यहां पे ऐसी 2 लाइंस नीचे खींच लो, ओके। अब ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइल। फाइल बोला तो मैंने क्या बोला यहां पे प्लस, ओके। फाइल बोलने के बाद में प्लस लगाओ। अब कौन सा नंबर प्लस करना, पहले जितने बीट्स थे और बाद में जितने बीट्स हैं उन दोनों का डिफरेंस मारो, बस डिफरेंस ले लो, ओके। अब ये 4 है, ये 3 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 1, ठीक है, 1। क्लियर सर? अगर ये 3 और ये 4 रहता था तो डिफरेंस वापस 1 ही रहता था। तुमको उस केस में उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, बस दोनों का डिफरेंस ले लो। 4 पहले कितने सुनाई दे रहे थे 4, फाइलिंग के बाद में कितने सुनाई दे रहे 3, तो डिफरेंस कितना हुआ 1। क्लियर? तो इसमें ऐड किया तो बी डैश कितना है यहाँ पे 255 हर्ट्ज, और यहाँ पे बी डैश कितना आया 247 हर्ट्ज, ठीक है। अब मुझे बताओ ए इसके साथ में कितने बीट्स देगा 255 और 250, 5। ए बी डैश के साथ में इस केस में कितने बीट्स देगा 250 और 247, 3। कितने बीट्स मिल रहे थे 3, मतलब ये वाली साइड करेक्ट है, ये वाली साइड गलत है। हमको फ्रीक्वेंसी बी की निकालनी है, तो बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये रहेंगी, ये नहीं, ये तो फाइलिंग के बाद की है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये हमारा गलत आंसर है, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ये टेक्निक को बहुत अच्छे से समझो, ओके। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर भेज सकते हो। मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, ये मेरा नंबर है। आई होप ये विजिबल होगा, है ना। जो जिसके से भी आंसर्स आ जाते हैं वो मुझे अपने आंसर्स इस नंबर पे भेजो, आई विल चेक इट, तुम्हारे सही है या गलत है। अगर सही है तो वैसे बता दूंगा, गलत है तो फिर वैसे बता दूंगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। तो ये था हमारा PYQ सिनॉप्सिस कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ओके। अब वेव ऑप्टिक्स पर का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली एक तो आज ही आ जाएगा, आज रात थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे, बिकॉज मुझे अभी एक प्रोग्राम में जाना है। अगर हो गया जल्दी आ गया मैं तो जल्दी अपलोड कर दूंगा, नहीं तो थोड़ा लेट होगा, बट श्योरली आई विल कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स बाय टुडे और मैक्स बाय टुमारो 11 o'clock, ओके। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।